बस, ठीक है। चलो अब इधर ध्यान दो ज़रा, सुनिए, आवाज़ नहीं, सुनो। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ना डॉट प्रोडक्ट की ऑब्जर्वेशंस पढ़ी थी और ना हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे। अब आज की क्लास में ना उसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 15 ये कर लिया था सब लोगों ने, याद है ना, ये 15th एग्जांपल हो गया था। अब हम आज की क्लास में ना 16th हम बाद में करेंगे, अब हम 17 एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा देखना, अब ना आज हम सवालों की प्रैक्टिस करने वाले हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, कुछ मिसलेनियस के सवाल और सारी चीज़ों को ना अच्छे से समझना कि कैसे करना है क्वेश्चंस, ठीक है। ध्यान देना ज़रा सब लोग इधर के। चलो चुप हो जाओ और इधर ध्यान दो आप ज़रा। चलिए सुनिए ध्यान से, यहाँ से ना सवाल का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ और देखो क्वेश्चन है क्या, देखना। फाइंड ए माइनस बी मैग्नीट्यूड, सब लोग इधर ध्यान देंगे। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हमें इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। ध्यान देना सब लोग, सामने करो हमें इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। एक मिनट, हमें निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, इस चीज़ को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब ज़रा ध्यान से सुनना, इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट, दो वेक्टर्स ए और बी इस तरह से है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 2 और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 3, और हमें कहा गया ए डॉट बी इज इक्वल टू 4, तो ये रहा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 4। सुनो ध्यान देना, जब कभी भी ऐसा कोई भी सवाल मिलेगा जिसमें आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना, चाहे वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो, कुछ भी हो, हमेशा आप लोगों को ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ए डॉट ए बराबर में ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैं इसका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ और इसकी मदद से ही आप ऐसे कई सारे सवालों को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ध्यान से देखना। अब आप सोचोगे सर इसके अंदर वो फॉर्मूला लग तो जाए, लेकिन वो तब लगेगा ना जब इसके ऊपर क्या लगा होगा, स्क्वायर। इस पे स्क्वायर नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर ही निकालना स्टार्ट करते हैं। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड और इसके ऊपर क्या डाल देते हैं, स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर का मतलब आप इसे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, फिर से डॉट में आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने उस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। अच्छा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ए को ए से, पीछे ध्यान दीजिए एकदम, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं, ए वेक्टर फिर डॉट ए वेक्टर, फिर बीच में आया ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए वेक्टर फिर डॉट आ जाएगा बी वेक्टर, ये माइनस बी और ये ए इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और माइनस बी और माइनस बी ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, प्लस, तो फिर से आप इसे लिखेंगे बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ऐसे में ए डॉट ए, ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप ए डॉट ए को लिख सकते हैं ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था ए डॉट बी और बी डॉट ए एक दूसरे के इक्वल, तो आप इसे लिख सकते हैं 2, दिस इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि ये दोनों के दोनों आपस में ऐड हो गए, और जो बी डॉट बी है वो मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो हम यहाँ तक तो आ गए। अब आप लोग एक्चुअल में क्या कैलकुलेट कर रहे थे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जो कि ए मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है, ए की वैल्यू 2 है, तो आप इसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2, दिस इज ए डॉट बी, और ए डॉट बी हमारे पास कितना है, 4, वो लिख दिया, फिर प्लस बी, इसका मैग्नीट्यूड है 3, तो आप इसे लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो फाइनली आप इसे लिखेंगे 4 माइनस 8 और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 9, तो यहाँ पर 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 8 इज 5, तो इसका मतलब हमने जो रिजल्ट निकाला दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना है, 5, लेकिन हमें तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5, और साथ में प्लस भी आएगा और साथ में क्या आएगा, माइनस। बात समझ में आई? बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ प्लस ही आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 17, हाँ भाई, बातें बिल्कुल नहीं, प्लीज़ एकदम चुप रहना और ध्यान से देखना। आज हम एक्सरसाइज के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिनको निपटाएंगे,
ठीक है, जल्दी। लिख लिया? ठीक है, जल्दी कंप्लीट कीजिए और फिर अगले सवाल पर आते हैं हम सर। देखना भाई ध्यान से, ये लिख लिया सबने? अच्छा, कोई भी बच्चा ना बातचीत मत करना, आज मैं आपको कुछ नया नहीं, सिर्फ सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। एक ही चीज़ बाकी है जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, वो देखते हैं, टाइम बचेगा तो आज करेंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन हाँ, याद रखना, आप जो सवाल कर रहे हैं ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, और बिल्कुल ढंग से और ध्यान से देखना, क्योंकि मैं वही सवाल कराऊंगा जो आप लोगों से जनरली ना हो पाए। ठीक है, कुछ कुछ ही होंगे जो बहुत ईजी होंगे, बाकी सब ठीक है, करते हैं। चलिए आगे, हो गया तक सबको कंप्लीट। अब अगला सवाल, हम 17 कर चुके, 16 मैंने अभी छोड़ रखा है, बताऊंगा बाद में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ऐसा एक सवाल आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा, आप उसे खुद कीजिएगा, मैं आपके सामने इसे सॉल्व कर रहा हूँ। अब आप जरा देखिए क्या लिखा है सवाल के अंदर। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल 18 में लिखा है इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर। पहले तो इतनी बात पे ध्यान दीजिए, इनका कहना है ए एक यूनिट वेक्टर है, और हम जानते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, एंड और साथ में हमें ये भी दिया गया है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर, उसके बाद डॉट में दिस इज एक्स वेक्टर, और फिर प्लस में ए वेक्टर। इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितनी है, 8। हमसे कहा गया फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, आपको एक्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं जरा कैसे होगा ये सवाल, ध्यान देना। अच्छा, हम लोगों को जो चीज़ गिवन है वो क्या है, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर एज इट इज, और डॉट में यहाँ लिखेंगे एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू में 8। अच्छा, कई बार कई बच्चे गलती से a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, वो नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये नंबर नहीं है, दीज आर द वेक्टर्स, तो वेक्टर्स के लिए वो फॉर्मूले काम नहीं करते। तो फिर आपको सिंपली इसे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। बट फिर भी देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं x डॉट x, फिर x को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आप लिखेंगे x डॉट a, फिर आप माइनस a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में a डॉट x, और फिर माइनस ए को प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए डॉट ए, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, दिस इज 8 एज इट इज। अगले स्टेप में x डॉट x, आपको याद होगा हमने पढ़ा था इसका फॉर्मूला x का स्क्वायर, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपस में कैंसिल, माइनस ए डॉट ए को क्या लिखोगे, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू में 8। एक बात सुनना, इसका मतलब x वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इसका फॉर्मूला भी अगर आप मान लो चाहते हो लगाना तो सीधा इसका फॉर्मूला होगा x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस में a के मैग्नीट्यूड का। ये नहीं कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, नहीं, समझ रहे सब लोग। लेकिन आप एग्जाम में ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखाओगे, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है। वैसे अगर होता तो एनसीईआरटी वाले लिख के दे देते कि भैया ये फॉर्मूला यूज कर लेना, आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। और ये कर लेने के बाद अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, x आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। a हमें पता है यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू 1, इसका स्क्वायर इक्वल टू में 8। इट मीन्स कि x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और अगर मैं यहाँ से x का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूँ तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 विच इज इक्वल टू 3, और इस बार कोई प्लस माइनस नहीं लगेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। इसे लिखिए।
है, जाइए लिख लिया क्वेश्चन। हाँ जल्दी कंप्लीट कर लीजिए फिर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये लिख लिया ना सभी ने, इसे जल्दी कंप्लीट कर लो फिर अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट, ठीक है भाई, अब आते हैं नेक्स्ट अगले इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिख लिया? अब सुनो, अगला जो सवाल है मैं करवा देता हूं, तुम नाम पढ़ के बता दो बस इसका, ठीक है? देखना क्या लिखा है। फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर्स, नहीं भाई ध्यान दो, दो वेक्टर्स है ए एंड बी, वी ऑलवेज हैव, कह रहे कोई भी दो वेक्टर्स अगर हैं तो हमेशा उन दोनों वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हमें ये प्रूफ करना है और इसे एक नाम से जानते हैं कॉची। ये क्या लिखा है? हाँ जो मन करे वो बोल लेना, और साथ में ये क्या लिखा है? इनइक्वालिटी। ये नाम वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये इनइक्वालिटी पता होनी चाहिए ताकि आपको कहीं जरूरत पड़े तो आप यूज कर पाओ या फिर सवाल इसको कर सकते हैं। अब सुनना ध्यान से, देखिए आप इसे कैसे साबित करेंगे, तसल्ली से समझना ये कैसे प्रूफ किया जाएगा। एज जैसा कि हम ये जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इंटू में यहाँ पर होता है कॉस थीटा। मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन में से इसमें से कॉस को कैलकुलेट करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा निकालूँ, या एक काम करते हैं कॉस ना निकालने के बजाय पहले देखिए ए डॉट बी के साथ क्या लगा हुआ है? मॉड, तो मैं भी दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, तो इस तरफ लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? ए डॉट बी, इसका भी मैग्नीट्यूड। अच्छा ये तो ऑलरेडी दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव, तो इन पे दोबारा लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला, ये एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, बस किसके ऊपर मॉड और आ जाएगा? कॉस के ऊपर। अब आप यहाँ से cos थीटा एक बार निकालिए, अगर आप यहाँ से cos थीटा कैलकुलेट करते हैं तो दिस cos थीटा इज इक्वल टू में ये वाली टर्म कहाँ चली जाएगी? इसके नीचे। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं ऐसे करके कि मैं इसे रहने देता हूँ a वेक्टर डॉट में b वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, और अपॉन में यहाँ पर आप लिखेंगे मॉडुलस ऑफ a, और यहाँ पर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b, और इक्वल टू में बचेगा आपके सामने दिस इज cos ऑफ थीटा और इसका मॉड। ठीक है, यहाँ तक की बात, मैंने cos निकाल दी। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं एज जैसा कि हमें पता है कि जो cos थीटा है उसकी वैल्यू बड़ी से बड़ी 1 और छोटी से छोटी कितनी होती है? -1। लेकिन अगर आप इसके ऊपर मॉड लगा दो तो ये तो हमेशा ही कैसा रहेगा? पॉजिटिव। लेकिन कुछ भी कर लो 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता। अब मुझे इस cos की वैल्यू पता है, मैं उठा के एक काम करता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। जब मैं इसे यहाँ रखूंगा तो ये हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर एज इट इज, और इसके नीचे लिख देते हैं दिस इज मॉडुलस ऑफ a एंड दिस इज मॉडुलस ऑफ b, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ b लेस देन और इक्वल टू 1। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिख पाएंगे a डॉट b मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a, इंटू में आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b, और यही इनइक्वालिटी हमें प्रूफ करनी थी और मैंने इसको प्रूफ कर दिया। समझ गए सब लोग ना? अब आप इसे लिख लीजिए।
चलो भाई हो गया यहाँ तक ना। अब ज़रा अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखना ध्यान से। अब ना भाई एग्जाम्पल नंबर 20, 2 ही एग्जाम्पल्स और बाकी हैं, फिर एक्सरसाइज के ऊपर आ जाएंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। सुनना इससे भी ध्यान से। देखो पता है यार, आप एक बात समझिए, ये जो सवाल मैंने कराया आप खुद देखो कि कितना सा है यहाँ पर, और हमने जब इसको किया तो हमने इसको बड़ा किया क्योंकि एक एक स्टेप को अच्छे से समझा। इसलिए ध्यान से देखना, अगला सवाल भी ऐसा ही है भाई। ये ना देखने में बड़ा अटपटा अजीब लगता है और ऐसा लगता है ये आखिर प्रूफ होगा कैसे। अब मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूँ जिससे आप इसको बहुत इजीली प्रूफ कर पाओगे। खासकर वहाँ ज़्यादा दिक्कत आ जाती है जहाँ लेस देन और ग्रेटर देन प्रूफ करना होता है। इक्वल में तो पहली इक्वेशन इक्वल टू दूसरी इक्वेशन इस्तेमाल करके सॉल्व कर दो। अब सुनना ज़रा इसकी कहानी है क्या। देखिए मैं आपके सामने ना यहाँ पर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन पहले इसका मीनिंग भी समझना ज़रूरी है। फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर है ए और बी, वी ऑलवेज हैव, हमेशा ऑलवेज ऐसा ही होगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इसी इनइक्वालिटी को एक नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल इनइक्वालिटी। सामने ध्यान दो भाई, सुनो अब समझना आखिर ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी है क्या। पहले आप ना मेरी इस बात को समझिए, फिर हम सवाल करेंगे। सुनो सिंपल बात, मान लीजिए मैंने आपके सामने इस तरीके का एक ट्राइंगल बनाया, ये रहा, ये एंगल 90 डिग्री है, ये वाली साइड 3, ये वाली साइड 4, और पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड कितनी होगी 5। ट्राइंगल इनइक्वालिटी ये कहती है कि हमेशा किसी भी ट्राइंगल के अंदर, कोई भी ट्राइंगल होगा, ऑलवेज तीसरी साइड जो है वो बाकी दो साइड के सम से ऑलवेज छोटी होगी। बस इसी को क्या बोलते हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ ये 5 है तो 4 + 3 कितना है 7, तो 5 इज लेस देन 7। देखो ये वाली साइड इन दोनों के सम से छोटी है। आप इस 4 को देख लीजिए, 5 + 3 कितना हो गया 8, 4 जो है इनके सम से कैसा है छोटा। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं 3 की, तो आप बोलोगे 3 इज लेस देन 5 + 4 विच इज 9। तो हमेशा कोई भी एक साइड बाकी दो साइडों के सम से छोटी ही होगी। दिस इनइक्वालिटी इज कॉल्ड ट्राइंगल इनइक्वालिटी। और यही बात इन्होंने भी यहाँ पर समझाई है। यहाँ डायग्राम बना करके कह रहे हैं मान लीजिए आपका एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, तीसरा वेक्टर ए प्लस बी। तो अगर मैं आपसे बोलूँ ये जो मेरे पास वेक्टर ए प्लस बी है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूं तो बोल दूं ये तो ट्राइंगल की एक साइड की लेंथ आ गई। मैं बोलूं इसकी लंबाई कितनी है, तो आप बोलोगे सर इसकी लंबाई होगी ए मैग्नीट्यूड, दूसरी की लंबाई बी मैग्नीट्यूड, और हमेशा तीसरी साइड बाकी दोनों साइडों के सम से क्या होगी, कम। बस इसी को बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अच्छा यहाँ पे कोई लोगों को लग रहा है सर इक्वल भी लिखा है। इक्वल तब हो सकता है जब ये पॉइंट यहाँ के बजाय कहाँ आ जाए, इस जगह। अगर ये यहां पर आ गया पॉइंट सी, तो अब आप बोलोगे सर ये वाला वेक्टर, ये वाली लंबाई बराबर होगी दिस लंबाई प्लस में दिस लेंथ। ठीक है ना। तो याद रखना इसी को बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अब तो नहीं, लेकिन जैसे कई बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम वगैरह देते हैं तो उनको ना ऐसे सवाल दे दिए जाते हैं, उनमें बोलते हैं बताइए कौन सा ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, और ऐसे करके ना यहाँ पर ऐसे लिख दिया जाता है इस तरीके से। यहाँ पर लिख दिया, सपोज कर लीजिए 12, यहाँ 3, और यहाँ पर लिख देते हैं 2, और बोलेंगे बताना ये ट्राइंगल पॉसिबल है। ऐसे देखने में लगेगा सही तो है, सब कुछ बढ़िया, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना हमेशा तीसरी साइड बाकी दो के सम से कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए तीसरी साइड, लेकिन ये क्या है, इन दोनों के सम से बड़ी। अब कोई सोचेगा सर क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, आप कह रहे हो उसके हिसाब से तो नहीं लग रहा। आप खुद सोचिए ना, अगर आप कोई ट्राइंगल बनाते हैं और एक्चुअल में उसकी लंबाई कितनी रखते हैं 12, और इसकी लंबाई कितनी रखते हैं 3, और इसकी लंबाई कितनी रखते हैं 2, क्या ये कभी भी मिल पाएंगे आपस में? ये कभी ट्राइंगल बन ही नहीं सकता भाई, समझ रहे ना। तो इसी को बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। और अब हम ना वेक्टर की मदद से इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। अब कैसे प्रूफ करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सभी लोग देखेंगे। सुनो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था जब भी मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन करनी हो तो ऑलवेज वही रिजल्ट यूज करोगे जो मैंने आपको पढ़ाया था। कौन सा वाला, दिस इज ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको देखना है, कई जगह इस्तेमाल करना होगा। अब ना मैं सोच रहा हूँ इसे सॉल्व करके प्रूफ कर दूं कि ये ना इससे कैसा आएगा कम। अब कैसे करेंगे सुनना। मैं सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही कंसीडर कर रहा हूँ, और स्क्वायर है तो इसको 2 बार आपको लिखना पड़ेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर डॉट में दोबारा से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एज इट इज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अगर आप ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं फिर से ए डॉट ए, फिर अगली बार इसे लिखेंगे दिस इज ए डॉट बी, फिर प्लस में बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज बी डॉट ए, और फिर बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज बी डॉट बी एज इट इज। अगले स्टेप में सब जानते हैं ए डॉट ए का मतलब है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर,
और ए डॉट बी डॉट ए सेम है, तो आप इसे लिखेंगे ट्वाइस ऑफ दिस इज ए डॉट बी, और लास्ट में बी डॉट बी को क्या लिखते हैं, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहां तक तो आ गए। इसके भी अगले स्टेप पर अगर आप आए तो आप लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इसका स्क्वायर प्लस में 2 ए डॉट बी का फॉर्मूला सब जानते हैं, ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड और इंटू में कॉस थीटा और प्लस में आ जाएगा बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इतना कर सकते थे, मैंने वो सब कर दिया। अब इसके आगे नहीं पता लग रहा क्या करना चाहिए, ये तो बहुत ही सिंपल पार्ट है। मैं इस वाली साइड के लिए बात कर रहा था, चलो ठीक है। अब कहानी थोड़ी सी बदलती है और अब क्या करना है, ध्यान से सुनना। इसलिए कर रहे हैं ताकि आप आसानी से इसे समझ पाओ। बिल्कुल ध्यान देना जरा, सुनो। मैं यहां पर लिख रहा हूं नाउ। अब ये आपको थोड़ा बड़ा लग सकता है, लेकिन मैं एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियरली लिख रहा हूं, इसलिए वक्त लगेगा थोड़ा सा। ये जो कॉस थीटा है ना, मैं यहां लिख रहा हूं नाउ। अब हम जानते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से क्या होती है, छोटी। अब मैं इसकी जगह ना ये पूरी टर्म लाने वाला हूं, मतलब ये रहा कॉस, इसके साथ कौन है 2ab, तो मैं भी दोनों साइड पर ना 2ab से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। इसको भी मल्टीप्लाई किया 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ b और इंटू में कॉस ऑफ थीटा। यहां पर भी किया 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ b। मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया यहां से देख के। अच्छा, इसके साथ में a स्क्वायर और b स्क्वायर भी है, मैं भी इसमें दोनों साइड पर a स्क्वायर b स्क्वायर ऐड कर देता हूं। इस जगह मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 2, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू में कॉस थीटा प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इस तरफ भी यही काम करते हैं, इस तरफ आप लिख दीजिए दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस में 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और प्लस में आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। ठीक है भाई सब? हाँ, दोनों साइड पे मैंने ऐड किया, सब कुछ सही चल रहा है एकदम। जब आप इस वाली टर्म को देखोगे तो बोलोगे सर ये और ये तो बिल्कुल सेम है, तो मैं इसकी जगह पर ये यूज कर सकता हूँ। तो मैंने इसकी जगह पर इसको लिख दिया दिस इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक लिखा है, और यहाँ है लेस देन और इक्वल टू एज इट इज। अच्छा सुनो, ये अब वेक्टर नहीं है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या है, स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक नंबर। तो अगर ये नंबर है तो नंबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ फॉर्मूला बन सकता है किसका, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये रहा a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड और इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हटा दीजिए और आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b, और इसी को कहा जाता है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, और मैंने इसे प्रूफ कर दिया। सब लोग बात समझ गए ना? अब यही चीज जब आप इसमें देखेंगे तो यहां पर भी यही चीज है, लेकिन इन्होंने ना सीधा यहां से कैलकुलेशन करके यहां तक रिजल्ट लिया है, तो ये थोड़ा ना समझने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। इस वजह से मैंने इसको थोड़ा बड़ा किया, लेकिन हाँ ये इतना है कि आप इसे इजीली समझ पाओगे और एग्जाम में भी कर पाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 20 सब लोग नोट कर लीजिए।
लिख लिया आप लोगों ने सबने इसको? हाँ, कॉस के बाद भाई मैंने बोला देखो कॉस की वैल्यू 1 या 1 से कैसी है, छोटी। अब मैंने बोला मैं इन्हें पूरी टर्म लाना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैंने देखा कॉस के साथ 2ab है, तो मैंने दोनों तरफ 2ab से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने बोला यार इसके साथ में a² और b² भी है, तो मैंने यहाँ a² ऐड किया, b² ऐड किया, इधर भी a² ऐड कर दिया और इधर भी क्या कर दिया, b² ऐड। जब देखा कि ये पूरी टर्म अब इससे मैच कर रही है, तो मैं इसकी जगह पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये ना a वेक्टर प्लस b वेक्टर का होल स्क्वायर, तो मैंने ये रख दिया। और ये जो बचा, अब तो ये नंबर्स है ना, क्योंकि ये वेक्टर नहीं है, वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो नंबर है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इसका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दोनों साइड पे स्क्वायर से स्क्वायर हटा दिया। ठीक है, लिख चुके सब लोग ने इसको? ठीक है भाई, अब ना हम अगला एक और सवाल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ना एक छोटी सी बात है जो आप समझ लीजिए। ये बात आपको वैसे पहले भी पता होगी, पहले से मैं आपको फिर बता रहा हूँ और आपको उसे करने का एक दूसरा तरीका सिखाता हूँ, सुनना ध्यान से। अब हमारे सामने ऐसे सवाल आते हैं जिनमें ना आपको 3 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और उन तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि चेक कीजिए ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं या फिर नहीं, या कहा जाएगा शो कीजिए दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो अब आप ये कैसे करेंगे उसको आप समझना। ये कर चुके सब लोग ने कंप्लीट? अब सुनना भाई, ध्यान देना जरा। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास 3 पॉइंट्स हैं और मान लेते हैं शुरुआत में ही कि वो तीनों कॉलिनियर हैं। मान लीजिए मैंने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना दी, ये रही आपके पास एक स्ट्रेट लाइन, और इसमें 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा और तीसरा पॉइंट मान लीजिए ये रहा। तो आप बोलोगे सर ये रहा एक पॉइंट ए, ये रहा दूसरा पॉइंट बी और ये रहा तीसरा पॉइंट सी, तीनों के तीनों पॉइंट्स कैसे, कॉलिनियर। अच्छा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना ये वेक्टर के सेंस में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब आप इन तीनों पॉइंट्स को कॉलिनियर तब कहोगे जब ए से बी तक की लेंथ, यानी कि आप इसे क्या लिखोगे, ए बी, ये जो लेंथ है, और बी से सी तक की लेंथ, यानी कि ये रहा आपके पास बी सी, इनको जोड़ने पर हमारा आंसर किसके बराबर है, ए से सी तक के बराबर। तब आप बोलते हो कि तीनों पॉइंट्स कैसे, कॉलिनियर। सोचिए जरा, अगर ये सी यहाँ के बजाय यहाँ होता, तब आप ए बी प्लस बी सी करते, तो क्या आपका आंसर ए सी के बराबर आता? नहीं, वो तभी आ सकता है जब तीनों किस पर हो, एक लाइन पर। मतलब अगर ये चीज़ आप प्रूफ कर पाए कि हाँ भाई ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है, तो आप बोलोगे तीनों पॉइंट्स कैसे, कॉलिनियर। लेकिन यहाँ पर आप लाइन्स के सेंस में बात नहीं कर रहे, यहाँ पर वेक्टर की टर्म्स में बात करें तो आप बोलोगे ए बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर बी सी मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर ए सी मैग्नीट्यूड। अगर ऐसा हुआ तो आप बोलेंगे ए बी सी आर कॉलिनियर। तो नीचे हेडिंग लिखिए, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। लिख लिया यहाँ तक? और नीचे लिख लीजिए पॉइंट ए बी सी आर सेट टू बी कॉलिनियर इफ, और फिर ये नोट कर लीजिए, पॉइंट ए बी सी आर सेट टू बी कॉलिनियर इफ, और फिर आप इसे लिख लीजिए। लिख लिया सभी ने इसको? आप ध्यान देना भाई, देखो ये तरीका बड़ा है, लेकिन यही किताब में दे रखा है, सवाल में इसी का यूज़ किया है बुक वाला। मैं आपको इसका ना एक दूसरा सिंपल आसान मेथड बता रहा हूँ, उसे आप ध्यान से सुनना। और यहाँ मैं और डाल रहा हूँ, और हम लोग जब सवाल करेंगे तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो छोटा और ईजी पड़ेगा। कैसे, आप सुनिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके सामने ये 3 पॉइंट्स हैं और तीनों ही आप कह रहे हो सर ये कॉलिनियर है, तो मैं इस तरह से इनको ड्रॉ कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा सब लोग। सपोज कर लीजिए ये रहा आपके पास पहला एक पॉइंट, इस तरीके से ये रहा आपके पास आपका फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर सेकंड पॉइंट और यहाँ पर थर्ड पॉइंट। मैंने इस वाले पॉइंट का नाम रखा ए, इस वाले पॉइंट का नाम है बी और इस वाले पॉइंट का नाम क्या है सी।
आप एक काम करो, ए से बी तक का एक वेक्टर निकाल लो और मान लीजिए जो वेक्टर आपने निकाला वो कौन सा वेक्टर है, दैट इज ए बी। और बी से सी तक का दूसरा वेक्टर निकाल लो और ये वाला वेक्टर कौन सा हो गया, दैट इज बी सी। अब एक बात बताना, वैसे ये तीनों पॉइंट कैसे कॉलिनियर, आप मुझे बताना ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं कि नहीं है ना पैरेलल। इसका मतलब अगर ये तीनों कॉलिनियर हैं तो ए बी और बी सी एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल। सोचिए अगर सी यहाँ ना होने के बजाय यहाँ होता और आपका वेक्टर बी सी ये बनता, क्या अभी भी ए बी और बी सी कॉलिनियर होते? इसका मतलब आप लोगों को इसे कॉलिनियर शो करने के लिए सिंपल तरीका है, ए बी निकालो बी सी निकालो और बस देख लो क्या वो पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हैं तो तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर, और अगर पैरेलल नहीं है तो तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं। अच्छा जरूरी नहीं ए बी और बी सी, ए बी निकाल लो और ए सी निकाल लो, या बी सी निकाल लो और ए सी निकाल लो, कुछ भी कैलकुलेट कर लो। लेकिन इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, ए बी बी सी ए सी तीनों निकालो, तीनों का मैग्नीट्यूड निकालो, दो को जोड़ो और चेक करो तीसरे के बराबर आया कि नहीं आया, तब आप बता पाओगे कि हाँ ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कॉलिनियर। और अगर आप यहाँ देखते हैं कि अगर ए बी सी कॉलिनियर हैं तो ये दोनों के दोनों अगर पैरेलल आए, दिस इंप्लाइज दैट कि ए बी एंड सी आर कॉलिनियर, मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कॉलिनियर। मीनिंग समझ गए सब लोग? आप इससे लिखिए, फिर मैं इसका एक सवाल कराता हूँ। और घबराइए मत, सवाल करते करते आपको ये सब याद हो जाएंगे, कुछ भी अलग नहीं है, ये तो बहुत बड़ा है, इसी से सारा काम हो जाएगा खत्म। चलिए भाई अब सुनिए सवाल। देखो भैया हम एग्जाम्पल 20 कर चुके, अब हम आ रहे हैं, ये देखो ये रिमार्क में यही बात लिखी है जो मैंने अभी बताई। अब हम एग्जाम्पल नंबर 21 की तरफ बढ़ रहे हैं, 21वां एग्जाम्पल क्या है, सुनिए ध्यान से। अब इस एग्जाम्पल में जो बोला है वो बड़ा बेसिक सा सवाल है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करें। हमारे सवाल में लिखा है शो दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो आप एक काम करो, सबसे पहले पॉइंट ए लिख लो, और पॉइंट ए जो है वो है -2 एंड दिस इज आई कैप, प्लस में 3 जे कैप और प्लस 5 के कैप, ये रहा आपका पॉइंट ए। फिर दूसरा वाला पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और तीसरा पॉइंट है सी, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 7 आई कैप माइनस के कैप। अब आपको क्या निकालना है, ए बी और बी सी। तो अब मैं यहाँ से पहले ए बी वैक्टर निकालता हूँ, और ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, आई माइनस 2i, ये मिलकर के क्या हो जाएंगे 3i कैप, फिर 2j माइनस 3j, दिस इज माइनस j कैप, फिर 3k माइनस 5k, दिस इज माइनस 2k कैप। ये लो जी मुझे एक वेक्टर मिल गया, कौन सा, ए बी। अब ए बी के बाद अगला वेक्टर कौन सा निकाल देते हैं, बी सी। बी सी वैक्टर निकालना है तो 7i माइनस 1i, दिस इज 6i कैप। उसके बाद j इसमें नहीं है तो j वाली टर्म 0 माइनस 2j, तो आप इसे लिखेंगे माइनस का 2j कैप, और माइनस के माइनस 3k, तो ये हो जाएगा माइनस का 4k कैप। आप इस पूरे में देखेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा 2, और 2 कॉमन आ गया तो 3i कैप माइनस j कैप और माइनस 2k कैप, मैंने इसको कॉमन ले लिया। और देखना कॉमन लेने के बाद आप ये कह सकते हैं सर ये जो बी सी वैक्टर है वो बराबर है ट्वाइस ऑफ दिस एंड दिस इज नथिंग बट ए बी, तो आप इसकी जगह पर क्या लिखोगे, ए बी। और आपको याद होगा अगर आप किसी वेक्टर को ऐसे लिख पाए, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल, इट मींस बी सी वैक्टर इज पैरेलल टू ए बी वैक्टर, और बी सी अगर ए बी के पैरेलल है तो दिस इंप्लाइज दैट ए एंड बी एंड सी ऑल पॉइंट्स आर कॉलिनियर, मतलब ये सारे के सारे पॉइंट्स कैसे होंगे, कॉलिनियर होंगे।
हो गया यहाँ तक, समझ में आ गया? सबको क्लियर हो गया नहीं सवाल कैसे करना है? तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल था और अब एग्जाम्पल्स हुए खत्म, ठीक है? अभी बता रहा हूँ एक टॉपिक बाकी है जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, वो अभी हम करेंगे बाद में। अब हम एक्सरसाइज पर आ रहे हैं, सुनना। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, आसान है। देखो मैंने फर्स्ट सेकंड होमवर्क में दिया था, थर्ड फोर्थ प्रोजेक्शन के सवाल है, एंड में बताऊंगा आपको। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, आसान था। अब ना यहाँ से हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं और देखना अभी क्वेश्चंस कहाँ तक है, 18 तक। लेकिन ध्यान रखिए, आपको मैं कुछ सवाल करा रहा हूँ और ध्यान से देखते रहना क्या क्या है, कैसे कैसे है, ठीक है? इसकी वर्कशीट मिलेगी तो आप अपने आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा वहाँ पर। फिलहाल के लिए यहाँ पर ध्यान देंगे सभी लोग। सुनिए सवाल नंबर 6, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखना सवाल कितने ज़्यादा आसान है। फाइंड ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। आपको ए का भी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है और बी का भी मैग्नीट्यूड निकालना है। इफ अगर a प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 8, तो आपको ये दिया गया है कि a प्लस बी और डॉट प्रोडक्ट इसके साथ किसकी, a माइनस बी, ये जो रिजल्ट है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर। साथ में ये भी गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 8 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये हमें गिवन है। अब हमें a और b निकालना है, तो मैंने तो आपको सिखाया इन्हें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a को a से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जरा बोर्ड पर ध्यान देना 1 मिनट के लिए सब लोग। मैं हमेशा a को a से मल्टीप्लाई करके क्या लिखता हूँ, a डॉट a। अब नहीं लिखूंगा, सीधा लिखूंगा a का स्क्वायर, वो भी मैग्नीट्यूड। और उसके बाद a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, a डॉट b, और दूसरा वाला माइनस का b डॉट a, और फिर b को b से मल्टीप्लाई किया तो b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इक्वल टू में 8 एज इट इज। ये और ये आपस में कैंसिल। आपको a पता है कितना है, 8b, तो मैंने a की जगह रख दिया 8 और b का मैग्नीट्यूड और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। माइनस में ये जो बच रहा है वो है b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू में 8 एज इट इज। इसके नेक्स्ट स्टेप पर जब आप आते हैं तो 8 का स्क्वायर 64 बी स्क्वायर माइनस में से 1 बी स्क्वायर माइनस करेंगे तो बचेगा 63 बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इक्वल टू में 8। इट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63। और अगर ये चीज़ हमारे सामने आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू 8/63, तो आप यहाँ से बी निकालना चाहते हैं अगर मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8/63। और सबको पता है 8 का रूट कितना होगा, 2 रूट 2 और नीचे वाला कितना होगा, 3 रूट 7। तो ये आपके पास b का मैग्नीट्यूड आ गया। और अगर ये b है तो आपको a निकालना है, तो हम जानते हैं a का मैग्नीट्यूड b के कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो यहाँ 8 की जगह 8, एंड व्हाट इज योर b, b इज 2 रूट 2 अपॉन में 3 रूट 7, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर इज 16 रूट 2 बाय 3 रूट 7। तो ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a। लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6। लिख लिया सभी ने यहाँ तक? अगले एक और सवाल पर आते हैं, चलें आगे। ये कर लिया कंप्लीट सबने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में करा चुका, 7th आप खुद करेंगे,
3a को 2a से मल्टीप्लाई करना है, 3a को 7b से, 5b को 2b से, 2a से, 5b को 7b से, और जो भी आएगा अपने आप सॉल्व करेंगे, कर लेंगे खुद ही। मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा वही आपका रिजल्ट बन जाएगा। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8वां सवाल देखिए, घर पे कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट। 8 भी बहुत आसान सा है। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, सवाल देखना जरा क्या लिखा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। भाई दो वेक्टर हैं ए और बी, और आपको इन दोनों का ही मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर ए का भी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ऑल्सो, दोनों हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, दोनों का मैग्नीट्यूड दे भी रखा है कैसा, सेम। तो मैं एक काम करता हूं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें ये निकालना है। एंड सच दैट द एंगल बिटवीन दैम इज 60 डिग्री, और दोनों वेक्टर इस तरह से कि इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट, सबको पता है स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट, वो हमें कितना दे रखा है, हाफ। तो हमें ना इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ठीक है ना, आपको डॉट प्रोडक्ट दे रखी है, आप सीधा लिखिए एज, जैसा कि हम जानते हैं कि a डॉट बी हमें क्या गिवन है, दिस इज इक्वल टू हाफ, और a डॉट बी का फॉर्मूला हम जानते हैं, a मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो थीटा की जगह थीटा और इक्वल टू में हाफ की जगह हाफ एज इट इज। अगले स्टेप में a के मैग्नीट्यूड को आप a ही रहने दीजिए, b का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो आप एक काम कीजिए b की जगह पर भी a लिख दीजिए, तो आप इसे लिखेंगे a मैग्नीट्यूड। cos व्हाट इज योर थीटा विच इज 60 डिग्री, इक्वल टू में हाफ एज इट इज। a इंटू a, इनका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर, और cos 60 कितना है, हाफ, इक्वल टू में भी हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल। इट मीन्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि यहां से a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, और क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इसका मतलब दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। इट मीन्स कि a और b दोनों ही यूनिट वेक्टर्स है भाई। ठीक है, लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8वां सवाल। हाँ भाई, समझ में आ गया सब कुछ, पक्का, ठीक है। चलिए, अगर ये चीज़ें क्लियर है तो अब हम अगले सवाल पर आते हैं, और ये सब कुछ तो बहुत सिंपल सा था, वैल्यूज डाल दिए और रिजल्ट अपने आप ही आता चला जाएगा। चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सब लोग लिख चुके हैं इसे। अब ये जो अगला सवाल है ये भाई आप खुद करोगे, अभी करा था ना, a का x का मैग्नीट्यूड निकालिए, इफ a इज अ यूनिट वेक्टर x माइनस ए x प्लस ए इज इक्वल टू 12, तो मैं छोड़ रहा हूँ। अब भैया 10th से ना सवाल आते हैं थोड़े ठीक से, ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 10th 10वां सवाल। अब देखिए, इनको करने के ना, इनके करने के जो तरीके हैं, मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ। मेथड क्या है, सिंपल लॉजिक, जिससे आप कम कैलकुलेशन में अपना आंसर इजीली निकाल पाओगे। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, अब सुनो भाई। अब सवाल ऐसे आएंगे कि जो लिखा गया है उसके हिसाब से डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसा कहा जाए उसके अकॉर्डिंग सुनता जाना। ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं, सच दैट, इस तरह से कि a प्लस लैम्डा बी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है किसके, सी के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की। अब तक के सवालों में क्या था, a का मैग्नीट्यूड दे दिया, b दे दिया, a डॉट b दे दिया, एंगल बताओ, थीटा दे दिया, तो कुछ कैलकुलेट करो। अब ऐसा नहीं है, तो चलो देखते हैं जरा कैसे होगा ये सवाल। सबसे पहले आप लोगों को ये वेक्टर्स दे रखे हैं a वेक्टर, तो जो वेक्टर दिए गए हैं पहले आपको उसे लिखना पड़ेगा ना, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, दिस इज वेक्टर a। फिर ये रहा वेक्टर b, तो यहाँ लिख दिया वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। फिर वेक्टर दे रखा है c, और c वेक्टर हमारे पास लिखा हुआ है, दिस इज
3 आई कैप और प्लस में जे कैप। तो ये मैंने ए बी सी तीनों लिख दिए। अब आप यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। आप सीधा लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया? सवाल के अकॉर्डिंग a प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू c। इसका मतलब उसमें लिखा है कि a वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर ये जो है ये परपेंडिकुलर है किसके? c वेक्टर के। आप पहले मेरी बात सुनो। a एक वेक्टर है, लैम्डा कोई नंबर है मुझे नहीं पता, वही तो निकालना है, और b दूसरा वेक्टर है। अच्छा, किसी वेक्टर में कोई नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से एक नया वेक्टर आ जाता है। ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, वेक्टर प्लस वेक्टर इज अगेन अ न्यू वेक्टर। तो ये जो पूरा वेक्टर है ये मल्टीप्लाई, ये जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? सी के। अब लोग दो तरह से क्वेश्चन करते हैं। जनरली क्या होता है, सभी लोग इसमें ए रखते हैं, फिर इसमें बी रखते हैं, लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं, इनको जोड़ते हैं और इसकी वैल्यू को निकालते हैं। फिर बोलते हैं देखो ये वेक्टर जो नया आया भाई उसमें तो लैम्डा रहेगा ना, क्योंकि वो निकालना है। ये और ये कैसे हैं? परपेंडिकुलर, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल रखते हैं? 0 के इक्वल, और वहां से लैम्डा आ जाता है। कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसके लिए एक सिंपल वे क्या है जो आप ऐसे करेंगे, आपको इतना सब नहीं करना पड़ेगा। यहां पे ही सीधा दिस इंप्लाइज दैट ये और ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब एक वेक्टर a प्लस लैम्डा बी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट कितनी होगी? 0। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। c को a से मल्टीप्लाई कीजिए, सीधा लिख जाइए c डॉट a, फिर प्लस c को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा दिस इज b डॉट c, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 0। मुझे लैम्डा निकालना है तो लैम्डा एज इट इज आप इसे लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और ये उधर चला जाएगा तो माइनस में दिस इज ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। आपको लैम्डा निकालना है, ये आप इसके नीचे ले जाइए, और जब आप इसे इसके नीचे ले जाएंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। बस अब आप ए बी सी इनकी वैल्यूज रखिए, आपको यहां से लैम्डा पता चल जाएगा। गलती से c से c कैंसिल मत कीजिएगा। वेक्टर वेक्टर से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन आप डायरेक्शन कैसे डिवाइड करोगे, इसलिए ऐसा कभी नहीं करना। इसका मतलब है कि लैम्डा बराबर होगा a डॉट सी ऊपर रखेंगे, b डॉट सी नीचे, और जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। अब तो बहुत सिंपल है ना, सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है। तो लैम्डा की जगह लैम्डा नेगेटिव एज इट इज, व्हाट इज योर a आपके सामने ये लिखा, दिस इज 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप, और डॉट में b, व्हाट इज योर b वेक्टर? b इज दिस माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप, क्या चीज? a डॉट c, सॉरी हाँ a डॉट c, तो c वेक्टर ले लेते हैं, दिस इज c ये रहा आपके सामने, दिस इज 3 आई कैप प्लस जे कैप, और इसी तरीके से नीचे आ जाएगा b डॉट c, तो b वेक्टर ये रहा, आप इसे लिखेंगे माइनस आई कैप, फिर प्लस में 2 जे कैप, फिर प्लस में 1 के कैप, और डॉट में c की वैल्यू 3 आई कैप प्लस जे कैप और ब्रैकेट क्लोज। अगले स्टेप में आप इसे सॉल्व कीजिए। अब माइनस की जगह माइनस, 2i 3i मिलकर क्या हो जाएंगे? 6, 2j 1j ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? 2, और यहाँ k वाली टर्म नहीं है तो कितनी k वाली टर्म? 0, 0 इंटू 3 इज 0 ब्रैकेट क्लोज। सेम ऐसे ही नीचे लिखिए i और 3, तो ये हो गया -3, 2j 1j दिस इज +2, और लास्ट में 0, तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस का 8, और नीचे आपके पास बचेगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल, इट मीन्स लैम्डा की वैल्यू हमें पता चल गई विच इज इक्वल टू 8, तो ये रहा आपका लैम्डा। कर लोगे सब लोग ना? इसे लिख लीजिए। कौन सा वाला? ये सब इसमें ही दे रखा ऑलरेडी माइनस, इसी में माइनस है ऑलरेडी।
लिख लिया तक सबने? तो फिर भाई अब ना इस सवाल को जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, फिर अब एक दो छोटे छोटे सवाल करते हैं, इसके बाद भी अभी सवाल हैं, और अभी ना हम अगली क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी साथ में करांगा, वो ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे जो अक्सर पेपर में दिखते ही दिखते हैं, और मिसक्लेनियस के अंदर भी क्वेश्चन है इसके, वो भी डिस्कस करेंगे। चलें आगे, लिख लिया सबने यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, देखिए अब जरा। अच्छा, ऐसे तो अब ना मुझे क्वेश्चन नंबर 10th के बाद 11th कराना है, ये भी बहुत आसान सा है। मैं ना अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 ये दो सवाल करा रहा हूँ, छोटे छोटे सवाल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, 12 और 14 बस, और फिर बाकी हम अगली क्लास में ही डिस्कस करेंगे। 11th में आपको नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगा, ठीक है, ध्यान दे जरा। 12th क्वेश्चन सुनिए, आपको जो लॉजिक पढ़ाए थे उन्हीं पे बेस्ड सवाल ही। कोई सोचे कि मैं इसको ऐसे ही करूंगा, नहीं, आपको समझ के करना पड़ेगा। सवाल में लिखा क्या है, इफ a डॉट ए इज इक्वल टू में 0, कह रहे हैं a कोई वेक्टर है, हम नहीं जानते, लेकिन जब a वेक्टर डॉट a वेक्टर निकाला गया तब उसकी वैल्यू कितनी है, 0, एंड a डॉट b इज 0, और ये जो a वेक्टर है डॉट में b वेक्टर है, इसको भी निकाला गया तो भी आंसर कितना है, 0, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट वेक्टर b। तो आप इससे वेक्टर b के बारे में क्या पता करते हैं, या आपको क्या पता चलता है, या फिर आप क्या बताना चाहते हो कि वेक्टर b क्या हो सकता है, कौन सा वेक्टर होगा, सुनना ध्यान से। अच्छा, एक बात बताइए, अगर a डॉट a 0 है, इसका मतलब हम जानते तो a डॉट a का मतलब a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना है, 0, और अगर इसका स्क्वायर 0 है, इसका मतलब वेक्टर का खुद मैग्नीट्यूड ही कितना है, 0, और एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसे बोलते हैं 0 वेक्टर। तो मैंने इसके ऊपर एरो डाल दिया, ये मैग्नीट्यूड 0 था और ये खुद क्या हो गया, वेक्टर 0। तो आप बोलोगे सर पहली वाली जो इन्फॉर्मेशन थी उससे ये पता लग गया कि a डॉट a 0 आ रहा है, मतलब खुद a वेक्टर कैसा है, 0। अच्छा, अगर आपका वेक्टर a ही 0 है तो आप एक बात बताना, b में क्या लूं, कुछ भी ले लूं, आप 0 इंटू समथिंग करोगे तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 0। तो ये पूछ रहे, बताना जरा b क्या होगा। तो आप यहां लिख सकते हो एज, जैसा कि आपका जो वेक्टर a है वो कितना है, 0, तो दिस इंप्लाइज दैट, इससे हमें ये पता लगता है कि b कैन बी एनी वेक्टर, b जो है वो कोई भी वेक्टर हो सकता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप b कुछ भी लो, इसका आंसर हमेशा ही कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा, मान लो उल्टा सवाल, ध्यान से सुनना, मैं बोलता ये 0 नहीं है, तो आप बोलते सर ये भी फिर 0 नहीं होता। अब मैं बोलता b क्या होगा, तो दो ऑप्शन होते, हाँ, या तो बोल सकते हो या तो b इज 0 और b इज परपेंडिकुलर टू a। क्लियर है ना सभी, कोई बात। लेकिन अभी के केस में आपका आंसर ये होगा b कैन बी एनी वेक्टर, आप इसे लिख लीजिए। लिख चुके सब लोग इसे यहाँ तक, ठीक है। तो ये सवाल बहुत आसान था, 1 मार्कर था भाई। ये सवाल असर्शन रीजन इस टाइप का मटेरियल है, उनमें पूछा जा सकता है, असर्शन रीजन में, या फिर कोई चाहे तो एमसीक्यू भी बना सकता है इसको। चलो सुनो ध्यान से, एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, पीछे बातें मत कीजिए, ध्यान दीजिए जरा। 14th क्वेश्चन, ये भी थोड़ा ध्यान से सुनने वाला सवाल है। हालांकि मैंने इसको पढ़ाते वक्त ना बड़ा इंपॉर्टेंट बोल करके बताया भी था, और मैंने कहा था एक्सरसाइज में सवाल है इसका, सुनो ध्यान से। क्या था क्वेश्चन, इफ आइदर a0 और b0, अगर a और b दो वेक्टर है और दोनों ही 0 है, तो a डॉट b जो होता है वो कितना होगा, 0। सही है, बिल्कुल ठीक लिखा है भाई। a0 रख दो तो भी 0, b0 रखो तो भी 0, दोनों 0, तो भी आंसर क्या आएगा, 0। बट कन्वर्ज नीड नॉट बी ट्रू, लेकिन कह रहे हैं इसका जो उल्टा है वो जरूरी नहीं है कि ट्रू हो। उल्टा मतलब कि अगर a डॉट b 0 है तो ये नहीं कह सकते कि a और b 0 ही होंगे, हमें पता है ना 0 नहीं भी हो सकते, क्या होंगे फिर, परपेंडिकुलर। इन्होंने बोला है जस्टिफाई और आंसर विद एन एग्जाम्पल। इन्होंने जो बात बताई फिर उसके बाद बोला कि हाँ इसका उल्टा ट्रू नहीं है, लेकिन कैसे, आपको एक एग्जाम्पल लिखे इसे समझाना है। अब आप वो एग्जाम्पल कैसे लोगे उसे सुनना, सुनिए ध्यान से। मैं दो वेक्टर लेने वाला हूँ a और b।
ऐसे वेक्टर जो कोई भी जीरो नहीं है, लेकिन उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, जीरो। अब ना कई बार कई बच्चे क्या करते हैं, याद करते हैं इन वेक्टर्स को। आपको याद नहीं करना, मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना कैसे आप लिख सकते हो। आप अपनी मर्जी से कोई भी वेक्टर लगे लिख लो, आप जो मन करे वो लिख लो, कोई भी एक वेक्टर। जैसे चलो मैंने लिख दिया 3i कैप और प्लस में लिख दिया 2j कैप और प्लस में लिख दिया सपोज कर लीजिए 9k कैप। ये अपनी मर्जी से जो मन करे वो वेक्टर ले लो, छोटे नंबर लेना ताकि आपका काम आसान रहे। उसके बाद जो दूसरा वेक्टर है ना वो पहले के हिसाब से एडजस्ट करके रखना। कैसे, ये जो नंबर है ना 2 उसको पहले लिख लो और साथ में क्या लगा दो i कैप। ये जो नंबर है 3 इसे बाद में लिख दो और इसके साथ में क्या लगा दो j कैप। यहाँ प्लस है तो बीच में क्या डाल दो माइनस, बन गया ना अलग वेक्टर। इतना ही ले लो और k को मत लो आप कुछ भी, या चाहो तो 0k आप लिख सकते हो इस चीज़ को। बस आपके दो वेक्टर तैयार हो गए। अब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करिए ज़रा। अगर मैं आपसे बोलूँ a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो आप a वेक्टर लिखेंगे 3i कैप, प्लस में आ जाएगा 2j कैप और प्लस में आ जाएगा 9k कैप, और डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए तो आप इसे लिखेंगे 2i कैप माइनस 3j कैप एज इट इज। करिए मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 2 इंटू 3 कितना हो गया -6, 9k यहाँ पे क्या है ही नहीं तो वो कितना हो गया 0, तो आप इसे लिखेंगे आंसर कितना आ जाएगा 0। और अगर ये 0 आ गया तो दिस इंप्लाइज दैट कि आप लोगों का जो वेक्टर a है और वेक्टर b है इन दोनों की प्रोडक्ट 0 आ रही है, लेकिन बट आपका a वेक्टर 0 नहीं है और आपका b वेक्टर भी 0 नहीं है। हमें यही तो साबित करना है कि उल्टा ट्रू नहीं है कि अगर इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर 0 हो, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ गए ना? अच्छा आप समझ रहे हैं, इसका मतलब मैंने आपको ऐसे दो वेक्टर लिखना सिखाया जो एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। तो एक सिंपल तरीका, तो ये जो मन करे वो ले लो, ये दोनों नंबर आपस में चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस ले लेना, माइनस है तो प्लस, और लास्ट वाला कॉम्पोनेंट छोड़ देना। एक सिंपल तरीका इसको करने का। वैसे ना आप इसके आगे के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं खुद। समझ गए? क्लियर है सभी लोगों के लिए? तो भाई ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, और भी सवाल बाकी हैं लेकिन हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और याद रखना अगली क्लास के अंदर हम इसके बचे हुए क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन जो इन्हीं के साथ ही हम लोगों को करने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाकी करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर।